कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के उस मुश्किल दौर से जब सोवियत संघ ने पोलैंड पर धावा बोल दिया और वहां से हजारों लोगों को पकड़कर कैद में डाल दिया। इन्हीं कैदियों में यानुस नाम का एक फौजी अफसर भी था जिसे एक अंधेरे कमरे में लाकर बिठाया गया। सामने बैठे बड़े अफसरों ने उस पर एक के बाद एक कई भारी इल्जाम लगाए और आगे कुछ कागज रखकर उन पर दस्तखत करने का हुक्म दिया, मगर यानुस ने साफ इनकार कर दिया और चुप बैठा रहा। उसका इनकार सुनकर अफसर ने अपने साथी को इशारा किया और अंदर एक औरत को लाया गया। अफसर ने ठंडे लहजे में उस औरत से पूछा कि क्या वो इस आदमी को जानती है। औरत ने भरी हुई आवाज में जवाब दिया कि हाँ, ये उसका शौहर है। फिर अफसर ने यानुस की तरफ मुड़कर वही सवाल दोहराया। यानुस ने भी सर हिलाकर उसे अपनी बीवी कबूल कर लिया। इसके बाद अफसर ने अगला तीर छोड़ा और उस औरत से पूछा कि वो इस शख्स के बारे में और क्या जानती है। बीवी ने कांपती हुई जबान से बयान दिया कि ये सामने बैठा शख्स कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत नफरत करता है और दूसरे मुल्कों की जासूसी में मशगूल रहा है। ये अल्फाज यानुस के कानों में शीशे की तरह उतर गए। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी को जबरदस्ती ये बयान देने पर मजबूर किया गया है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसी बयान की बुनियाद पर सन 1940 में यानुस को 20 बरस की भारी सजा सुना दी गई और उसे साइबेरिया की एक बदनाम जेल भेज दिया गया। ये जेल ऐसी वीरान जगह पर बनी थी जहां से भागने की सोचना भी अपनी कब्र खुद खोदने जैसा था। चारों तरफ कई हजार मील तक बस बर्फ और घने जंगल फैले हुए थे। जब यानुस अपने नए साथियों के साथ अंदर पहुंचा तो जेल का एक बड़ा अफसर सामने आया। उसने साफ शब्दों में सबको समझाया कि सिर्फ यही दीवारें उनकी कैद नहीं हैं, बल्कि इस पूरे इलाके की सर्दी और वहशी माहौल खुद ही एक बहुत बड़ी जेल है जहां से बचकर जाना नामुमकिन है। अफसर ने आगे बताया कि कुदरत ने अगर उन पर रहम कर भी दिया तो यहाँ के आसपास बसे हुए स्थानीय लोग उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि हर भागे हुए कैदी पर सरकार ने मोटा इनाम रखा हुआ है। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हाथ रोक ले। उसके बाद जब खाने के लिए कतार लगी तो एक बुजुर्ग कैदी के हाथ से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। तभी दूसरा बुजुर्ग बिजली की तेजी से उस टुकड़े पर झपटा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर पहले वाले बुजुर्ग ने अपना पैर उस टुकड़े पर टिका दिया और झुककर उठा लिया। यानुस ये पूरा नजारा दूर से देख रहा था और उसका दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी थाली में मौजूद खाना उठाकर उस दूसरे बुजुर्ग के हाथ में रख दिया जो अभी दूसरे का निवाला छीनने की कोशिश में लगा था। इस पर पहला बुजुर्ग यानुस के पास आया और तंज भरे लहजे में बोला कि क्या तू यहाँ मौत को गले लगाना चाहता है? इतने कम राशन में तू जिंदा नहीं रह पाएगा। यानुस ने नरमी से कहा कि इसकी उम्र देखो, कहीं ये कमजोरी से मर ना जाए। बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसकर जवाब दिया कि उम्र तो उसकी भी हो चुकी है, मगर वो सुबह तक जिंदा रहेगा, जबकि ये दूसरा वाला रात भी नहीं काटेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स यानुस के पास आया और उससे पूछा कि उसे कितने बरस की सजा सुनाई गई है। यानुस ने बताया कि 20 बरस की। फिर उसने वही सवाल उस अनजान शख्स से भी दोहराया। उस आदमी ने बताया कि उसे 10 बरस की कैद हुई है। यानुस ने हैरत से वजह पूछी तो उसने बताया कि वो पेशे से एक नाटकबाज था और एक फिल्म में उसने किसी अमीर आदमी का किरदार निभाया था। अपनी अदाकारी के जोश में उसने उस अमीर को कुछ ज्यादा ही ठाठ बांट वाला दिखा दिया था। बस यही उसका जुर्म बन गया। यानुस ने सर पकड़ लिया और पूछा कि क्या आज तक कोई इस जेल से भागने में कामयाब हुआ है? उसने साफ कह दिया कि आज तक कोई जिंदा नहीं निकल पाया। जेल के अंदर तरह तरह के कैदी बंद थे। कोई पेशेवर चोर था तो कोई कई कत्ल कर चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद वही नाटकबाज यानुस के पास आया और उसे एक कोने में ले जाकर एक छुपा हुआ रास्ता दिखाया। उसने धीरे से कहा कि वो बहुत अरसे से किसी हिम्मत वाले साथी की तलाश में था और अब उसे यानुस ठीक लगता है। यानुस ने पूछा कि आखिर वो जाएंगे कहाँ? चारों तरफ तो सोवियत का इलाका है और एक तरफ जर्मन खड़े हैं, दोनों तरफ से घिरे हैं। नाटकबाज ने बताया कि उनका रास्ता उत्तर की तरफ जाता है। सरहद पार करते ही वो मंगोलिया पहुंच जाएंगे, मगर पहले उन्हें सर्दी के मौसम के खत्म होने का इंतजार करना होगा, वरना बाहर की कड़ाके की ठंड ही उनकी जान ले लेगी। साथ ही उन्हें ढेर सारा खाना भी छुपाकर जमा करना होगा, क्योंकि मंगोलिया यहाँ से हजारों मील दूर है। इस जेल के सारे कैदियों को रोज जंगल में लकड़ी काटने के काम पर भेजा जाता था। वो सुबह जाते और शाम को थके हुए अपनी कोठरियों में लौट आते थे। एक रोज जब वो जंगल से लौट रहे थे तो अचानक बर्फीली तूफानी हवाएं चलने लगीं। ठंड इतनी बढ़ी कि 3-4 कैदी वहीं जमकर मर गए। उनमें एक बुजुर्ग शख्स स्मिथ भी था। उसने चिल्लाकर सबसे कहा कि जंगल की तरफ भाग चलो,
वरना यहीं सब मारे जाएंगे। मगर उनकी टुकड़ी का इंचार्ज उन्हें रोकने लगा, क्योंकि उसे डर था कि जंगल में जाकर कैदी भाग सकते हैं। मगर स्मिथ नहीं रुके। उन्होंने बिना पीछे देखे जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इंचार्ज ने चीख कर धमकी दी कि रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर स्मिथ अपनी जिद पर अटल रहे। उन्हें मालूम था कि यहाँ रुकने का मतलब पक्की मौत है। आखिरकार मजबूर होकर इंचार्ज ने खुद ही हुक्म दिया कि सब जंगल की तरफ चलें। इस तरह स्मिथ की एक जिद ने बाकी सबकी जान बचा ली। अगले रोज सुबह सारे कैदी कतार में खड़े थे और एक अफसर आया। उसने स्मिथ को बुलाकर तंज कसा कि तुझे ठंड बहुत लगती है ना, तो चल बाहर आ। फिर उसने कई कैदी अलग कर लिए, जिनमें यानुस भी था। इन सबको एक बहुत ही खतरनाक खदान में काम करने के लिए भेजा जा रहा था। स्मिथ ने भारी दिल से कहा कि कल ही मार दिए होते तो अच्छा था। वहाँ की जहरीली हवा में मौत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला था। खदान के अंदर काम करते हुए यानुस के जहन में अजीब सी झलकियां आने लगीं। उसे अपना पुराना घर दिखाई देने लगा। घर के बाहर पड़ा एक पत्थर उसे साफ नजर आ रहा था, जिसके नीचे उसने एक चाबी छुपा रखी थी। वो उसी चाबी से अपने घर में दाखिल हो रहा था। अपने ख्यालों में डूबे हुए यानुस ने वहां मौजूद एक पहरेदार पर गलती से हाथ उठा दिया। वो अपनी बंदूक तान कर उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी स्मिथ बीच में आ गए और उन्होंने यानुस को खींचकर बचा लिया। बाद में स्मिथ ने उसे झिड़का कि क्या वो पागल हो गया है, वो पहरेदार तो उसकी जान ले लेता। यानुस ने भरी आवाज में कहा कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकता, उसे हर हाल में निकलना है। उसने बताया कि उसे एक नाटकबाज का पता है जिसके पास एक पूरी योजना है। स्मिथ ने हल्की सी हंसी हंसकर कहा कि वो नाटकबाज बड़ा झूठा है और जब वो खुद यहाँ नया नया आया था तो उसने भी वैसा ही झांसा दिया था, मगर फिर भी वो यानुस के साथ चलने को तैयार था। यानुस ने पूछा कि आखिर वो साथ क्यों देना चाहता है, तो स्मिथ ने कहा कि वो उसकी असली कमजोरी को जानता है। यानुस के पूछने पर उसने बताया कि उसकी असली कमजोरी उसकी इंसानियत है, जो उसने उस दिन खाने वाले वाकये में दिखाई थी। धीरे धीरे इसी तरह 7 लोगों की एक टोली बन गई जो हर हाल में यहाँ से भागना चाहती थी। इसमें यानुस स्मिथ, एक बदनाम मुजरिम, एक चित्रकार, वही नाटकबाज और एक ऐसा शख्स भी शामिल था जिसे रात के अंधेरे में देखने में परेशानी होती थी। इनके साथ एक और साथी था। इस तरह कुल मिलाकर 7 लोगों ने पक्का इरादा कर लिया। एक रोज जब आसमान से बर्फीले तूफान बरस रहे थे तो यानुस ने कहा कि आज की रात भागने का सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि हवा हमारे पैरों के निशान मिटा देगी। उस रात इन लोगों ने चालाकी से बिजली बनाने वाला यंत्र बंद कर दिया, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद रह सकता था। इन्हीं 10 मिनटों में उन्होंने बाड़ की मोटी लोहे की तारें काटी और सातों साथी बाहर निकल गए। जब पहरेदारों को इनकी फरारी की खबर मिली तो उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, मगर तूफानी हवाओं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते इनके पीछे छोड़ दिए, मगर हवा इतनी तेज थी कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सब भाग रहे थे और तूफानी हवाओं में उन्हें आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। तभी यानुस ने उस मुजरिम से उसका चाकू मांगा और सबके लिए मोटे कपड़े के मुखौटे तैयार किए ताकि बर्फ चेहरे पर ना लगे। मुखौटे पहनकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पूरी रात चलते चलते सुबह होने तक उस जेल से बहुत दूर निकल गए। बर्फ इतनी मोटी थी कि पहरेदार वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। थोड़ी दूर जाकर सब रुके और अपने खाने का सामान गिनने लगे। कुछ ही हफ्तों का राशन था। स्मिथ ने यानुस के कान में कहा कि उस मुजरिम पर भरोसा करना ठीक नहीं था। वो बहुत बेरहम है और जेल में एक बंदे को सिर्फ उसका ऊनी कोट पाने के लिए मार चुका था। मगर यानुस ने कहा कि उस मुजरिम के पास चाकू है और आगे के सफर में वो चाकू उनके बहुत काम आएगा। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगे। यानुस साए और सूरज की चाल देखकर रास्ता बताता रहा। उनका रुख उत्तर की तरफ था, क्योंकि सरहद पार करके उन्हें सीधा मंगोलिया पहुंचना था। रात होते ही सब एक जगह बैठ गए और भूख से बेहाल होकर बोले कि कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा वरना आगे नहीं चला जाएगा। एक साथी ने कहा कि वो जाल बिछाकर कोई छोटा शिकार पकड़ सकता है, मगर यानुस ने मना कर दिया कि इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वो मुजरिम बोला कि पास के गांव में चलकर कुछ चुरा लेते हैं, मगर यानुस ने वो भी नामंजूर कर दिया, क्योंकि वहां पकड़े जाने का खतरा था। तभी वो बंदा जिसे रात में देखने में परेशानी थी, लकड़ी लेने चला गया। जब सब लकड़ियां लेकर वापस लौटे तो देखा कि एक साथी कम है। वो रात के अंधेरे में रास्ता भूल चुका था और सिर्फ एक ही बंदे को उसकी इस कमजोरी के बारे में मालूम था। बाकी सब उसे ढूंढने निकले, मगर उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। जब सुबह हुई तो वो शख्स उनसे थोड़ी ही दूर बर्फ में जमा हुआ पड़ा मिला। ठंड ने उसकी जान ले ली थी। सबने मिलकर उसे वहीं जमीन में दफना दिया और भारी दिल से अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वो बर्फीले इलाके को पीछे छोड़ चुके थे। अब वो घने जंगलों से गुजर रहे थे। भूख और थकान से सबकी हालत बहुत बुरी हो
चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि अब वो शायद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। एक रोज जब वो सो रहे थे तो पास से कुछ जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। वो भागकर उधर पहुंचे तो देखा कि भेड़ियों की एक टोली ने कोई बड़ा जानवर मारकर उसे खाना शुरू किया हुआ है। वो सब चिल्लाकर उन भेड़ियों को वहां से भगाने लगे। भूख इतनी थी कि सारे साथी उस मरे हुए जानवर पर टूट पड़े और जानवरों की तरह ही उसका मांस चबाने लगे। इसके बाद यानुस ने तय किया कि वो अकेला आगे जाकर देखेगा कि आगे रास्ता कैसा है, क्योंकि बाकी साथी अब पैर उठाने की हालत में नहीं थे। जाने से पहले उसने कहा कि अगर वो 1 हफ्ते में लौट कर ना आया तो वो सब मान लें कि वो मर चुका है। सफर में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। भूख से उसकी आंखें अंदर धंस गईं और वो मौत के करीब पहुंचने लगा। कमजोरी में एक बार फिर उसके सामने वही झलकियां आने लगीं। उसे अपना पुराना घर और वो पत्थर दिखाई देने लगा जिसके नीचे उसकी अपनी चाबी छुपी हुई थी। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो अपने साथियों तक वापस पहुंचा और बताया कि यहाँ से 3 दिन के फासले पर वो झील है जहाँ पहुंचना उनका मकसद है। इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो सब मिलकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सब सतर्क हो गए और आखिर में जब उसे पकड़ा तो वो एक कमजोर सी लड़की निकली। उसने बताया कि वो भी रूसी अफसरों की कैद से जान बचाकर भागी है और उनके साथ चलना चाहती है, मगर सबने साफ मना कर दिया क्योंकि उनके पास खुद ही मुश्किल से बचा हुआ राशन था। वो नहीं चाहते थे कि एक और बोझ उनके साथ चले, इसलिए उसे वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो उस झील तक पहुंच गए जहां पानी और शायद खाना दोनों मिलने की उम्मीद थी। झील के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दलदल में एक जानवर बुरी तरह फंसा हुआ था। वो सब उस पर टूट पड़े और उसे मारकर अपने खाने का इंतजाम कर लिया। अब उनके पास कई दिनों का राशन इकट्ठा हो चुका था। तभी उनमें से एक साथी को उस लड़की का ख्याल आया जो पीछे भूखी छूट गई थी। उसने वापस जाकर उसे ढूंढा और रात होते होते वो उसे भी साथ ले आया। इस बार सबने उसे अपनी टोली में शामिल कर लिया और मिलकर बहुत अरसे बाद पेट भर खाना खाया। अगले दिन उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया। वो लड़की पहले तो अपने बारे में झूठ बोलती रही, मगर बाद में उसने अपनी असल कहानी सबको सुना दी। कुछ दिनों की और मेहनत के बाद वो सब मंगोलिया की सरहद के करीब पहुंच गए। अब तक वो बर्फीले पहाड़ पार कर चुके थे, जंगल पार कर चुके थे। उनका जिस्म तो कमजोर था मगर हौसला अभी भी बुलंद था। सरहद पार करने से ठीक पहले वो रूसी मुजरिम रुक गया और उसने कहा कि वो यहीं टिकना चाहता है, आगे नहीं जाएगा। अब उनकी टोली में 6 लोग बचे थे। जब वो सरहद पार करके मंगोलिया में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी देखी जो उसी बड़े रूसी नेता की थी। वो समझ गए कि जिन जालिमों से वो भाग रहे थे उनकी हुकूमत यहाँ तक फैली हुई है, इसलिए वो वहां रुकने की गलती नहीं कर सकते थे। उन्हें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उन्होंने अपनी योजना बदली और तय किया कि वो पहले चीन जाएंगे, फिर वहां से तिब्बत होते हुए सीधा हिंदुस्तान पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान पर उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत है और वहां पहुंचकर वो हर तरह की कैद से महफूज हो जाएंगे। कई महीनों से लगातार पैदल चलते चलते वो 5,500 मील का सफर पूरा कर चुके थे, मगर हिंदुस्तान पहुंचने के लिए उन्हें हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ पार करने थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। इंडिया के रास्ते में उन्हें अब कड़ी धूप, गर्मी और एक विशाल रेगिस्तान का सामना करना था। इतने लंबे सफर से उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसी दौरान वो लड़की जो उनके साथ थी बार बार बेहोश होकर गिरने लगी। सबको सख्त प्यास सता रही थी और अगर पानी नहीं मिलता तो सब वहीं दम तोड़ देते। चलते चलते स्मिथ ने दूर एक जगह पेड़ देखे और उसने कहा कि वहां जरूर पानी होगा। यानुस ने पहले तो मना किया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, मगर स्मिथ नहीं माने। वो पेड़ों की तरफ चलने लगे और यानुस को ना चाहते हुए भी उनके पीछे जाना पड़ा। जब वो सब वहां पहुंचे तो सच में उन्हें एक छोटा सा कुआं मिल गया, मानो जिंदगी दोबारा उनके कदमों में आ बैठी हो। सबने जी भरकर पानी पिया, अपने हाथ मुंह धोए और आगे के लिए अपनी बोतलें भी भर लीं। वो सब वहीं रुककर आराम करना चाहते थे, मगर यानुस ने कहा कि अगर वो ज्यादा दिन रुक गए तो खाने के बगैर मारे जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ना जरूरी है। अगली सुबह उन्होंने जी भरकर पानी पिया और जितना हो सका उतना अपने साथ रख लिया। अब उनके सामने वो बड़ा रेगिस्तान था जहां रेतीले तूफान उन पर टूटने वाले थे। उस लड़की की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगी। उसके पांव सूजकर बुरे हो चुके थे, मगर उसने चलने की जिद पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टोली की रफ्तार थमे। लेकिन इस सख्त गर्मी और भूख को उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार उस सफर में उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। सबने वहीं एक कब्र खोदी, उसे दफना दिया और भारी कदमों से आगे बढ़ने लगे। अब 5 लोग बचे थे। कोई भी चलने की हालत में नहीं था, मगर रुकने का मतलब यकीनी मौत थी, इसलिए घसीटते हुए भी उन्होंने सफर जारी रखा।
कुछ मील और चलने के बाद उनका एक और साथी बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी भी सांसें उखड़ गईं। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उनके पास न खाने का दाना था, न पीने की एक बूंद पानी, और मंजिल अभी बहुत दूर थी और हौसला टूट रहा था। कुछ और मील चलने के बाद वो रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचे जहां रेत खत्म होने लगी थी और दूर पहाड़ नजर आने लगे थे। मगर तब तक स्मिथ की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। स्मिथ ने भारी आवाज में यानुस से कहा कि वो उन्हें छोड़कर चला जाए क्योंकि अब उनसे एक कदम भी नहीं उठाया जाएगा। मगर यानुस ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने साथी को छोड़कर नहीं जाएगा। उसने अपने 2 साथियों से कहा कि वो आगे जाकर पानी की तलाश करें। दोनों साथी आगे बढ़ गए और यानुस स्मिथ को सहारा देकर धीरे धीरे उनके पीछे पहुंचा। रात हो चुकी थी और चारों वहीं रेगिस्तान की ठंडी रेत पर लेट गए। सुबह होते ही एक साथी की नजर पड़ी कि उसके पैर के ऊपर से एक सांप गुजर रहा है। उसने चौंक कर उसे पकड़ने की कोशिश की क्योंकि उन्हें खाने की सख्त जरूरत थी। जब वो उस सांप के पीछे भागा तो उसने देखा कि पास एक चट्टान से पानी की पतली सी धार बह रही है। उसने खुशी के मारे सबको आवाज लगाई। सारे साथी वहां भागकर पहुंचे और चट्टान से बहते पानी को अपनी जबानों से चाटने लगे। उन्होंने स्मिथ को भी अपने हाथों से पानी पिलाया। इसके बाद उसी सांप को पकड़कर सबने अपना पेट भरा। थोड़ी सी जान लौट आने के बाद रात को यानुस स्मिथ के पास बैठा। उसने धीरे से कहा कि उसे पता है स्मिथ के बेटे को रूसी अफसरों ने खत्म कर दिया था। स्मिथ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि उसे कैसे मालूम। यानुस ने कहा कि वो उसके बेटे का नाम भी जानता है। डेविड ये नाम सुनते ही स्मिथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा कि अब उन्हें फिर से जीने की इच्छा जगाने की कोशिश मत करो। उनके लिए तो अब जिंदगी एक सजा है और मौत ही एक तरह की आजादी है। यानुस ने पूछा कि फिर आपने अब तक खुद को खत्म क्यों नहीं किया। स्मिथ ने कहा कि वो जानबूझकर जिंदा रहकर खुद को हर पल सजा दे रहे हैं। स्मिथ ने बताया कि वो अपने बेटे को अपने साथ रूस लेकर आए थे। वहां रूसी अफसरों ने दोनों को पकड़ लिया और उनके बेटे को जबरदस्ती अपने बाप के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया। जब मासूम बेटे ने डर के मारे गवाही दे दी तो उन जालिमों ने बदले में उसकी जान ले ली, ठीक वैसे ही जैसे यानुस की बीवी को उसके खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया गया था। यानुस ने भारी आवाज में कहा कि मेरी बीवी अभी जिंदा है, मुझे यकीन है वो मरी नहीं है। यानुस ने आगे कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी भी स्मिथ की तरह पूरी उम्र पछतावे में जी। वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी बीवी को इस बात का बहुत मलाल होगा कि उसकी गवाही से उसका शौहर बरसों की सजा भुगत रहा है। इसीलिए वो हर हाल में उससे मिलना चाहता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। यही एक ख्वाहिश थी जो यानुस को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे रही थी और वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली सुबह वो चारों उठे और अपना सफर जारी रखा। कई 100 मील चलने के बाद वो चीन की उस बहुत मशहूर लंबी दीवार तक जा पहुंचे। मगर वो चीन में नहीं रुक सकते थे क्योंकि उस वक्त चीन और जापान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उन्होंने अपना रुख तिब्बत की तरफ मोड़ लिया। एक बार फिर बर्फीले ऊंचे पहाड़ उनके सामने आ खड़े हुए, मगर वो जैसे तैसे उन्हें भी पार करने में कामयाब हो गए और आखिरकार तिब्बत की सरजमीन पर उनके कदम पड़ गए। तिब्बत के लोग बड़े हलीम थे। उन्होंने इन थके हारे मुसाफिरों का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, उन्हें खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। वहां के एक बुजुर्ग ने बताया कि इंडिया जाने का एक रास्ता सिक्किम से होकर गुजरता है, मगर इस वक्त सर्दियां बहुत तेज हैं और अगर वो अभी निकले तो पहाड़ी तूफान उनकी जान ले लेगा। उन्होंने कहा कि वो कुछ रोज यहीं रुक जाए, जब मौसम सुधर जाए तो आगे बढ़ जाए, तब तक उनके आदमी इनकी खूब देखभाल करेंगे। मगर यानुस ने अपने साथियों से कहा कि यहाँ ज्यादा रुक गए तो उनका जिस्म ठहर जाएगा और फिर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्हें अभी निकलना होगा। स्मिथ ने कहा कि वो अब उनके साथ नहीं जाएगा। उसे मालूम हुआ है कि चीन में अमेरिकी फौज का कोई ठिकाना है। वो वहां जाकर सीधा अपने मुल्क अमेरिका लौट जाएगा क्योंकि वो पैदाइशी अमेरिकी था। उस रात सब वहीं सो गए और अगली सुबह यानुस अपने 2 साथियों के साथ आगे निकल पड़ा और स्मिथ वहीं रुक गया अपनी नई राह पर। कई और पहाड़ पार करने के बाद आखिरकार वो इंडिया की सरजमीन पर कदम रख देते हैं। इंडिया में सब ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। इंडिया तक पहुंचने के लिए उन्हें कुल 6400 मील का सफर पैदल तय करना पड़ा था। इंडिया पहुंचकर उसके साथियों की मंजिल तो पूरी हो गई, मगर यानुस की नहीं, क्योंकि उसका मुल्क पोलैंड अभी भी उन्हीं जालिमों की हुकूमत के तले दबा हुआ था। वो चाहता तो था वापस लौटना, मगर लौटने का मतलब था फिर से उसी कैद में पहुंचना और सब बेकार जाना। अगले 50 बरस तक यानुस अपने मुल्क वापस नहीं लौट सका। ये पूरा वक्त उसने इंतजार में बिताया, किस्मत की करवट का इंतजार। जब सन 1989 में पोलैंड आखिरकार आजाद हुआ, तब यानुस ने अपने घर लौटने का इरादा किया। कहानी की आखिरी झलक में हमें वही मंजर दिखाया जाता है जो शुरू में भी दिखा था। वही
वही पत्थर, वही चाबी जो पत्थर के नीचे बरसों से यानुस का इंतजार कर रही थी। बर्फीली जेल में जो झलकियां उसे दिखा करती थीं, वो असल में इसी लम्हे की थीं। इस वक्त तक यानुस का जिस्म पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद पड़ चुके थे। दरवाजा खुलते ही उसके अंदर वो सारे बरसों का दर्द उमड़ आया जो उसने बर्फों, जंगलों और रेगिस्तानों में सहा था। जैसे ही यानुस अंदर दाखिल हुआ तो सामने उसकी बीवी खड़ी थी। वो भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाल सफेद पड़ चुके थे और उसका चेहरा भी 50 बरसों के दर्द को अपने अंदर समेटे हुए था। वो एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, मानो यकीन ही नहीं आ रहा हो कि जो लम्हा उनकी उम्र का सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका था वो सच में सामने खड़ा है। उसकी बीवी को उसने बताया कि वो कभी उससे नाराज नहीं हुआ था और उसे मालूम था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सिर्फ मजबूरी थी। बीवी अपने शौहर के गले लगकर रोए जा रही थी। ये सारी दास्तान असल में सन 1939 के आसपास शुरू होकर पूरी आधी सदी तक चलती है। उस दौर में दूसरा विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था और लाखों लोग यानुस की तरह ही अपने अपने घरों से जुदा किए जा चुके थे, मगर बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने बर्फ, जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ों को पैदल पार करके अपनी आजादी हासिल की हो। यानुस उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक था जिसकी हिम्मत और उसकी बीवी से मिलने की एक ख्वाहिश ने उसे हजारों मील का सफर पार करा दिया।